जो वहां काफी लंबे समय से लगा हुआ था। वो पुराना लग रहा था। एक दिन इसके पास से जॉगिंग करते समय मेरी मुलाकात इसके मालिक से हो गई, जो परेशान दिख रहा था। मैंने पूछा, आपने अपने घर की कीमत क्या लगाई है? मालिक घूमा और कमजोर मुस्कुराहट के साथ कहा, आप कीमत लगा लें, ये 1 साल से ज्यादा समय से फॉर सेल के लिए है और अब तक इसे कोई देखने तक नहीं आया। मैं इसे देखूंगा, मैंने कहा, और आधे घंटे बाद मैंने इसे 20 लाख रुपए में खरीद लिया, जो उसके द्वारा मांगी गई कीमत से कम थी। मैंने इन 20 लाख में से 5 लाख खुद के दिए और 15 लाख रुपए का लोन लिया। ये 2 बेडरूम का छोटा सा सुंदर सा घर था, जिसकी खिड़कियों पर जिंजर ब्रेड का ट्रिम बना हुआ था। ये 1930 में बना था और इसका रंग हल्का नीला था। अंदर एक सुंदर चट्टानी अंगीठी थी और 2 छोटे छोटे बेडरूम थे। ये रेंट पर देने के लिए एक परफेक्ट घर था। इस घर की कीमत कम से कम 45 लाख होगी, जो कि मैंने 20 लाख रुपए में खरीदा था। मैंने मालिक को 45 लाख रुपए के घर के लिए 5 लाख रुपए कैश दिए और 15 लाख बैंक से लोन लेकर के दिया। लेकिन इस घर की नॉर्मल समय में कीमत कम से कम 65 लाख होगी। अभी मार्केट डाउन होने की वजह से कोई खरीद नहीं रहा था। मालिक ने 1 हफ्ते में इसे खाली कर दिया और वो इससे पीछा छुड़ाकर खुश हुआ। मेरा पहला किराएदार वहां आ गया, जो कि एक लोकल कॉलेज में प्रोफेसर था। लोन की इंस्टॉलमेंट, खर्च और मैनेजमेंट फीस चुकाने के बाद हर महीने के आखिर में मेरी जेब में 4000 रुपए आते थे, जो कि बहुत बड़ी रकम नहीं थी। 1 साल बाद ओरेगॉन का रियल एस्टेट मार्केट मंदी से उबर आया और बढ़ने लगा, जिसकी वजह से उसके बायर्स बढ़ गए। मैंने उस छोटे से घर को कैलिफोर्निया से आए एक यंग कपल को 95 लाख रुपए में बेच दिया, यानी कि 95 लाख रुपीज में, जिन्हें यह बहुत सस्ता सौदा लग रहा था। इस सौदे में लगभग मुझे 40 लाख रुपए का कैपिटल गेन हुआ, जो मैंने 1031 के टैक्स फ्री एक्सचेंज में रख दिए और मैं अपने पैसे को लेकर कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने चल दिया। आई होप आपको 1031 एक्सचेंज याद होगा, जो हमने पिछले चैप्टर में आपको बताया था कि ये अमेरिका में एक लॉ है कि अगर आप एक घर को बेचकर उसके प्रॉफिट से दूसरा घर ले लेते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। एनीवेज, रॉबर्ट कहते हैं कि 1 महीने में मुझे बीवर्टन ओरेगॉन में इंटेल प्लांट के पास एक 12 यूनिट का अपार्टमेंट मिल गया। उसके मालिक जर्मनी में रहते थे और उन्हें इसकी कीमत का अंदाजा नहीं था। एक बार फिर से वे इससे पीछा छुड़ाना चाहते थे। मैंने 4.5 करोड़ की बिल्डिंग के लिए 3.25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया। वे 3 करोड़ रुपए पर मान गए और मैंने इसे खरीद लिया और इसे 2 साल तक अपने पास रखा। फिर उसी 1031 एक्सचेंज प्रोसेस का फायदा उठाते हुए मैंने उस बिल्डिंग को 4.5 करोड़ रुपए में बेच दिया और एरिजोना फिनिक्स में एक 30 यूनिट का अपार्टमेंट खरीद लिया। तब तक हम फिनिक्स चले गए थे और वैसे भी हमें इसे बेचना था। पहले जो हाल ओरेगॉन के मार्केट का था, वही मंदी का माहौल फिनिक्स के लिए रियल एस्टेट मार्केट में देखने को मिला। फिनिक्स में 30 यूनिट की एक अपार्टमेंट बिल्डिंग की कीमत 8.5 करोड़ रुपए थी, जिसमें से 2.25 करोड़ यानी कि 2.25 करोड़ रुपए डाउन पेमेंट देना था। 30 यूनिटों से आने वाला कैश फ्लो 5 लाख रुपए हर महीने से कुछ ज्यादा था। एरिजोना का मार्केट भी बढ़ने लगा और 1996 में एक कोलोराडो के इन्वेस्टर ने हमें इस प्रॉपर्टी के लिए 12 करोड़ रुपए देने का ऑफर रखा। मेरी पत्नी और मैं बेचने पर सोच रहे थे, पर हमने ये देखने का इंतजार किया कि क्या कांग्रेस कैपिटल गेन लॉ में बदलाव करेगी। अगर वो बदलाव करती है तो प्रॉपर्टी की कीमत 15 से 20% तक बढ़ जाएगी। इसके अलावा हर महीने हमें 5 लाख रुपए मिलते रहना अच्छा लगता था। इस एग्जाम्पल में मुद्दे की बात यह है कि किस तरह एक छोटी रकम एक बड़ी रकम में बदली जा सकती है। एक बार फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी, मार्केट की समझ और लॉ की जानकारी होना जरूरी है। अगर लोग इन बातों के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं तो साफ है कि वे स्टैंडर्ड सलाह को फॉलो करेंगे, जो कि कहती है सेफ गेम खेलना चाहिए और सेफ इन्वेस्टमेंट पे पैसा लगाना चाहिए। सेफ इन्वेस्टमेंट के साथ प्रॉब्लम यह है कि वे मौके बहुत कम प्रॉफिट देते हैं। उन्हें इतना ज्यादा सेफ बना दिया जाता है कि उनसे मिलने वाला प्रॉफिट कम हो जाता है। ज्यादातर बड़े ब्रोकरेज हाउस रिस्क भरे सौदों से बचते हैं ताकि वे खुद की और अपने कस्टमर्स की सुरक्षा कर सकें, और ये पॉलिसी की समझदारी भी है। असली हॉट डील्स नौसिखियों को नहीं दी जाती। अक्सर बेस्ट डील्स उन लोगों के लिए रखे जाते हैं जो इस गेम को अच्छी तरह से समझते हैं, और ऐसे डील्स अमीरों को और भी ज्यादा अमीर बना देते हैं। वैसे भी इस तरह के रिस्क भरे डील नौसिखियों के सामने रखना टेक्निकल रूप से गैर कानूनी यानी कि इलीगल माना जाता है, पर ऐसा भी कभी कभार होता है। मैं जितना ज्यादा पॉलिश्ड होता जाता हूँ उतने ही मौके मुझे मिलते जाते हैं। जिंदगी में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस डेवलप करने का एक और फायदा ये होता है कि इससे आपके सामने ज्यादा मौके आते हैं, और आपकी फाइनेंशियल बुद्धि जितनी ज्यादा बढ़ती जाती है, आपके लिए ये बताना आसान होता जाता है कि कोई डील अच्छा है या बुरा। आपकी बुद्धि तुरंत एक बुरे डील को पहचान सकती है या एक बुरे डील को अच्छे डील में बदल सकती है। मैं जितना ज्यादा सीखता हूँ, और सीखने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है, मैं उतना ही ज्यादा पैसा सिर्फ इसलिए कमाता हूँ क्योंकि समय के साथ साथ मेरा एक्सपीरियंस और बुद्धि बढ़ती जाती है। मेरे कुछ दोस्त अभी सेफ गेम खेल रहे हैं और अपने प्रोफेशन में कड़ी मेहनत कर रहे हैं, पर उनकी फाइनेंशियल बुद्धि डेवलप नहीं हो पाई है, जिससे डेवलप होने में बहुत समय लगता है। मेरी टोटल फिलॉसफी है कि अपने एसेट वाले कॉलम में बीज बोना। ये मेरा फॉर्मूला है। मैं छोटे पैमाने पर शुरू करता हूँ और बीज बोता हूँ। कुछ बीज उग जाते हैं और कुछ नहीं उगते। हमारे रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन में हमारे पास करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है। ये हमारा अपना REIT यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। अब मैं आपको फेट की बात बताना चाहता हूँ कि इन करोड़ों में से कई प्रॉपर्टीज तो 5 लाख से 10 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट से शुरू हुई थी। कैश पैसे से खरीदी गई ये प्रॉपर्टीज खुशकिस्मती से तेजी से बढ़ते मार्केट में ज्यादा वैल्यू की हो गई थी, और टैक्स से फ्री रहते हुए इन्हें खरीदा और बेचा गया था, और ऐसा कई सालों तक किया गया था। हमारा एक स्टॉक पोर्टफोलियो भी है, जिसे मैं और मेरी पत्नी हमारा पर्सनल म्यूचुअल फंड कहते हैं।
हमारे कुछ दोस्त हमारे जैसे इन्वेस्टर्स के साथ ही बिजनेस करते हैं, जिनके पास हर महीने के इन्वेस्ट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसा होता है। हम ज्यादा रिस्क वाली प्राइवेट कंपनियों के शेयर खरीदते हैं जो अमेरिका या कनाडा में स्टॉक एक्सचेंज पर पब्लिक होने जा रही हैं। कितनी तेजी से पैसा बढ़ता है इसका एग्जाम्पल देखिए। हमने कंपनी के पब्लिक होने से पहले 25 रुपए पर शेयर के रेट पर 1 लाख शेयर खरीदे। 6 महीने बाद जब कंपनी शेयर मार्केट में रजिस्टर हो गई तो उसके शेयर का प्राइस 200 रुपए पर शेयर हो गया। ये ऐसे भी ज्यादा होगा। ऐसे भी कई साल रहे हैं जब हमारे 25 लाख रुपए 1 साल से भी कम के समय में 1 करोड़ रुपए बन गए हैं। अगर आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं तो ये जुआ नहीं है। ये जुआ तब होता अगर आप सौदे में अपना पैसा फेंक रहे हैं और भगवान से कामयाब होने की दुआ कर रहे हैं। आपको अपने टेक्निकल नॉलेज, इंटेलिजेंस और गेम के प्रति प्रेम की जरूरत होगी ताकि रिस्क कम से कम रहे। वैसे रिस्क तो होता ही है, ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस होती है जिससे आपकी सक्सेस के मौके बढ़ जाते हैं। इसी कारण जो चीज एक आदमी के लिए रिस्क भरी होती है वो दूसरे आदमी के लिए उतनी रिस्क भरी नहीं होती। यही वो बेसिक कारण है जिसकी वजह से मैं लोगों को लगातार मोटिवेट करता हूं कि वे स्टॉक, रियल एस्टेट या दूसरे मार्केट में इन्वेस्ट करने के बजाय फाइनेंशियल इंटेलिजेंस में इन्वेस्ट करें। आप जितने ज्यादा स्मार्ट होंगे आपके सक्सेसफुल होने के मौके उतने ही ज्यादा होंगे। मैं खुद जिन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूं उनमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है और इसलिए मैं उन्हें रिकमेंड नहीं करता हूं। मैं इस गेम को 1979 से खेल रहा हूं और मैंने इसमें काफी एक्सपीरियंस हासिल कर लिया है। पर अगर आप दोबारा पढ़ेंगे कि इस तरह के इन्वेस्टमेंट ज्यादातर लोगों के लिए रिस्क भरे क्यों हैं, तो आप अपनी जिंदगी को अलग अलग तरह से बना सकेंगे, जिससे 2.5 लाख रुपीज से एक साल में 10 लाख रुपीज बनाना आपके लिए कम रिस्क भरा होगा। जैसा पहले ही कहा जा चुका है कि मैंने जो लिखा है मैं आपको वैसा करने की सलाह नहीं देता हूं। मैं सिर्फ आपको यह समझाना चाहता हूं कि यह आसान है और संभव है। मेरा पर्सनल बेस रियल एस्टेट है। मैं रियल एस्टेट पसंद करता हूं क्योंकि ये परमानेंट और धीमी गति से चलने वाला है। मैं सॉलिड बेस को पसंद करता हूं। कैश फ्लो भी आमतौर पर स्टेबल ही होता है और अगर इसे अच्छी तरह से मैनेज किया जाए तो इसकी कीमतें बढ़ने की संभावना भी अच्छी होती है। रियल एस्टेट की सॉलिड फाउंडेशन होने के कारण मैं रिस्क भरे स्टॉक्स खरीदने का खतरा मोल ले सकता हूं। अगर मुझे स्टॉक मार्केट में अच्छा प्रॉफिट होता है तो मैं प्रॉफिट पर कैपिटल गेन्स टैक्स देता हूं और बची हुई रकम को रियल एस्टेट में लगा देता हूं ताकि मैं और एसेट खरीद सकूं। रियल एस्टेट पर एक और बात, मैं दुनिया भर में घूमा हूं और मैंने हर जगह इन्वेस्ट करना सिखाया है। हर शहर में मुझे यह सुनने में आया है कि रियल एस्टेट को सस्ते में नहीं खरीदा जा सकता। ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। न्यूयॉर्क या टोक्यो में या शहर से थोड़ा सा दूर ऐसे शानदार मौके हैं जिन्हें ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। सिंगापुर में जहां अभी रियल एस्टेट की कीमतें बहुत ज्यादा चल रही हैं, ऐसी बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं जो चंद मिनटों की ड्राइविंग की दूरी पर हैं। इसलिए जब भी मैं किसी को ये कहते सुनता हूं कि आप यहाँ ऐसा नहीं कर सकते तो मैं उन्हें याद दिलाता हूं कि शायद आपको ये कहना चाहिए कि मैं नहीं जानता कि यहाँ ऐसा कैसे किया जा सकता है। अभी तक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज को आपकी आंखें नहीं देख सकती, उन्हें आपके दिमाग से देखा जा सकता है। ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि उन्हें यह जानने के लिए फाइनेंशियल ट्रेनिंग ही नहीं मिली होती है कि वे अपने सामने पड़े हुए मौकों को देख और पहचान सकें। मुझसे अक्सर पूछा जाता है मैं शुरुआत कैसे करूं। पिछले चैप्टर में मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते पर चलने वाले 10 स्टेप्स के बारे में बताया है, पर यह हमेशा याद रखें कि आपको मजा आना चाहिए। ये सिर्फ एक गेम है। कई बार आप जीत जाते हैं और कई बार आपको एक्सपीरियंस मिलता है, पर हमेशा एंजॉय करें। ज्यादातर लोग कभी नहीं जीत पाते क्योंकि उन्हें हार का डर लगा रहता है। इसलिए मुझे स्कूल मूर्खतापूर्ण लगता है। स्कूल में हम ये सीखते हैं कि गलतियां बुरी बात होती हैं और गलतियों को करने के लिए हमें सजा भी दी जाती है। पर अगर हम इंसानों के सीखने के प्रोसेस पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि इंसान गलतियां करके ही सीखता है। हम गिर गिर कर ही चलना सीख पाते हैं। अगर हम कभी नहीं गिरे तो हम कभी चल भी नहीं पाएंगे। यही मोटरसाइकिल चलाने के बारे में भी सही है। मेरे घुटनों पर अब भी चोट के निशान हैं, पर आज मैं बिना सोचे मोटरसाइकिल चला सकता हूँ। यही अमीर बनने के बारे में भी सही है। दुर्भाग्य से ज्यादातर लोगों के अमीर न बन पाने का मेन कारण यह है कि वे हारने से डरते हैं। जीतने वाले हारने से नहीं डरते, पर हारने वाले डरते हैं। सक्सेस की प्रोसेस का एक हिस्सा फेलियर भी है। जो लोग फेलियर होने से बचते हैं, सक्सेस उनसे बचती है। मैं पैसे कमाने को टेनिस के गेम की तरह मानता हूँ। मैं मेहनत से खेलता हूँ, गलतियां करता हूँ, गलतियां सुधारता हूँ और ज्यादा गलतियां करता हूँ, सुधारता हूँ और इस तरह से मेरा गेम बेटर होता जाता है। अगर मैं गेम में हार जाता हूँ तो मैं नेट के पास जाकर अपने अपोनेंट से हाथ मिलाता हूँ, मुस्कुराता हूँ और कहता हूँ कि अगले शनिवार को मिलेंगे। इन्वेस्टर 2 तरह के होते हैं। एक, पहले और सबसे आम तरह के इन्वेस्टर वे लोग होते हैं जो एक पैकेज में इन्वेस्ट करते हैं। वे रिटेल आउटलेट में फोन करते हैं, जैसे एक रियल एस्टेट कंपनी या स्टॉक ब्रोकर या फाइनेंशियल प्लानर को, और फिर वे कुछ खरीदते हैं। ये एक म्यूचुअल फंड, REIT, स्टॉक या बॉन्ड हो सकता है। ये इन्वेस्ट करने का एक अच्छा, साफ सुथरा और आसान तरीका है। ये उसी तरह की खरीदारी हो गई जैसे कोई कस्टमर कंप्यूटर स्टोर में जाकर शेल्फ पर रखे कंप्यूटर को खरीद ले। दूसरी तरह के इन्वेस्टर वे होते हैं जो इन्वेस्टमेंट को बनाते हैं। इस तरह के इन्वेस्टर आमतौर पर डील्स को असेंबल करते हैं जिस तरह कंप्यूटर इंजीनियर कंप्यूटर के पार्ट्स को असेंबल करते हैं। मैं ये तो नहीं जानता कि कंप्यूटर के पार्ट्स को किस तरह असेंबल किया जाता है, पर मैं ये जानता हूं कि फाइनेंशियल मौकों के पार्ट्स को किस तरह से असेंबल किया जा सकता है, या मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो ऐसा कर सकते हैं। दूसरे टाइप का इन्वेस्टर ही प्रोफेशनल इन्वेस्टर होता है। कई बार तो पार्ट्स को इकट्ठा करने में सालों लग जाते हैं और कई बार वे कभी इकट्ठे नहीं हो पाते। मेरे अमीर डैडी ने मुझे दूसरे टाइप का इन्वेस्टर बनने के लिए मोटिवेट किया। यह सीखना जरूरी है कि पार्ट्स को किस तरह से असेंबल किया जाए, क्योंकि यहीं पर बड़ी जीत का मौका होता है। और अगर किस्मत आपके साथ न हो
तो यहीं पर भारी नुकसान का खतरा होता है। अगर आप दूसरे टाइप के इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको 3 मेन स्किल्स डेवलप करने की जरूरत है। फाइनेंशियल बुद्धि के अलावा इन स्किल्स की जरूरत होती है। एक, किस तरह ऐसे मौके खोजें जो दूसरों को नहीं दिखाई देते हों। दूसरे लोग अपनी आंखों से उस मौके को नहीं देख पाएंगे, पर आप अपने दिमाग से उस मौके को देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मेरे एक दोस्त ने एक पुराना घर खरीदा जो दिखने में बुरा सा था। हर एक को हैरत थी कि उसने इसे क्यों खरीदा, पर दूसरे जो नहीं देख पाए थे और जो उसने देख लिया था वो ये था कि उस घर के साथ 4 खाली जमीन के टुकड़े भी थे। उसने एक कंपनी में जाकर पता कर लिया था। घर खरीदने के बाद उसने उसे तोड़ दिया और उन 5 प्लॉट को बिल्डर को बेच दिया। इस डील में उसे अपने प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट से 3 गुना ज्यादा पैसे मिले। उसने 2 महीने के काम में 75 लाख रुपए कमा लिए। ये बहुत ज्यादा रकम तो नहीं है, पर ये मिनिमम सैलरी से तो ज्यादा ही है और ये टेक्निकल रूप से मुश्किल भी नहीं है। 2, पैसा किस तरह जुटाया जाए। एवरेज आदमी बैंक जाता है, पर इस दूसरे किस्म के इन्वेस्टर को यह पता होना चाहिए कि कैपिटल किस तरह से जुटाया जाए और बिना बैंक जाए कितने तरीकों से पैसा जुटाया जा सकता है। मैंने सीखा है कि बिना बैंक की मदद लिए घर कैसे खरीदे जा सकते हैं। घर खरीदना जरूरी नहीं है, पर पैसा इकट्ठा करना एक इंपॉर्टेंट आर्ट है। अक्सर मैं लोगों को यह कहते सुनता हूं कि बैंक मुझे कर्ज नहीं दे रहा है या मेरे पास खरीदने के लिए पैसे नहीं है। अगर आप दूसरे किस्म के इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको ये सीखने की जरूरत है, क्योंकि इसी कारण ज्यादातर लोगों की प्लानिंग ठप हो जाती है। दूसरे शब्दों में, ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए डील नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता। अगर आप इस बाधा को पार कर सकते हैं तो आप ऐसे लोगों से मीलों आगे होंगे जिन्होंने इन स्किल्स को नहीं सीखा। ऐसे कई मौके आए हैं जब मैंने घर या स्टॉक या अपार्टमेंट बिल्डिंग को खरीदा है, जबकि मेरे बैंक में एक पैसा भी नहीं था। मैंने एक अपार्टमेंट हाउस को 12 लाख में खरीदा। मैंने इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जो कि बायर और सेलर के बीच में रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट था। फिर मैंने 1 लाख का डिपॉजिट इकट्ठा किया, जिससे मुझे बाकी पैसे को जुटाने के लिए 90 दिन की मोहलत मिल गई। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं जानता था कि इसकी असली कीमत 20 लाख थी। मैंने इस पैसे को कभी भी नहीं जुटाया। इसके बजाय जिस आदमी ने मुझे 1 लाख दिए थे, उसने मुझे 50,000 रुपए भी दिए ताकि वो मेरी जगह पर आ जाए, और इस तरह वो मेरी जगह पर आ गया और मैं उस इन्वेस्टमेंट से बाहर निकल गया। इस काम में मेरे कुल 3 दिन लगे। एक बार फिर मैं ये कहना चाहता हूं कि आप क्या खरीदते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितना जानते हैं। इन्वेस्ट करना खरीदना नहीं होता है, ये नॉलेज है। 3, किस तरह स्मार्ट लोगों को ऑर्गेनाइज किया जाए। ऐसे लोग समझदार होते हैं जो या तो अपने से ज्यादा समझदार लोगों के साथ काम करते हैं या उन्हें काम पर रखते हैं। जब भी आपको सलाह की जरूरत हो तो ये पक्का कर लें कि आपका एडवाइजर समझदार हो। सीखने के लिए बहुत कुछ है और इसके इनाम भी बहुत अच्छे हो सकते हैं। अगर आप इन स्किल्स को नहीं सीखना चाहते हैं तो आपको पहली तरह का इन्वेस्टर बनने की सलाह दी जाती है। आप जो जानते हैं वही आपका सबसे बड़ा कैपिटल है। आप जो नहीं जानते वही आपका सबसे बड़ा रिस्क है। रिस्क तो हमेशा रहता है, इसलिए इससे बचने के बजाय इसे मैनेज करना सीखें। और इसी के साथ अब हम शुरुआत करेंगे चैप्टर 7 एंड लेसन 6 को सीखने के लिए, जो ये कहता है सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम न करें। 1995 में मैंने सिंगापुर के एक न्यूज़पेपर में एक इंटरव्यू दिया। एक यंग फीमेल रिपोर्टर समय पर पहुंच गई थी और इंटरव्यू तुरंत शुरू हो गया। हम एक आलीशान होटल की लॉबी में कॉफी की चुस्कियां ले रहे थे और मेरी सिंगापुर ट्रिप के मकसद पर चर्चा कर रहे थे। मैं प्लेटफॉर्म पर जिग जिगलर के साथ बैठने वाला था। वे इंस्पिरेशन पर चर्चा करने वाले थे और मैं अमीरों के सीक्रेट पर बोलने वाला था। एक दिन मैं भी आपकी तरह बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना चाहती हूं, उस लेडी ने कहा। मैंने उसके कई आर्टिकल पढ़े थे और मैं उनसे इंप्रेस हुआ था। उसकी राइटिंग स्टाइल दमदार और क्लियर थी। उसके आर्टिकल्स में रीडर्स में इंटरेस्ट जगाने की काबिलियत थी। आपकी राइटिंग स्टाइल बहुत बढ़िया है, मैंने जवाब में कहा। कौन सी चीज आपको आपके सपनों को हकीकत में बदलने से रोक रही है? मेरा किया हुआ काम कभी बिकता नहीं, उसने शांति से कहा। हर आदमी कहता है कि मेरे नॉवल बढ़िया हैं, पर होता कुछ नहीं। इसलिए मैं न्यूज़पेपर के लिए काम कर रही हूं। कम से कम इससे मेरा खर्चा तो चल जाता है। क्या आप इस बारे में कोई सुझाव देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैंने उत्साह से कहा। सिंगापुर में मेरा दोस्त है। वो एक स्कूल चलाता है जहां लोगों को सेल्स से जुड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। वो सिंगापुर के कई टॉप कॉर्पोरेशंस के लिए सेल्स ट्रेनिंग कोर्स चलाता है और मैं समझता हूं कि उसके कोर्स में शामिल होने से आपका करियर बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएगा। इतना सुनते ही वो गुस्से में आ गई। आप ये कहना चाहते हैं कि सेल्स सीखने के लिए मुझे स्कूल जाना पड़ेगा? मैंने सहमति में सिर हिलाया। आप सचमुच ऐसा कह रहे हैं या मजाक कर रहे हैं? मैंने एक बार फिर सहमति में सिर हिलाया। इसमें गलत क्या है? मैं अब अपने शब्द वापस लेना चाहता था। उसे मेरी किसी बात से बुरा लग गया था और अब मैं सोच रहा था कि कितना अच्छा होता कि मैंने उसे कोई सुझाव नहीं दिया होता। उसकी मदद करने की कोशिश में अब मैं खुद के सुझाव की रक्षा करते नजर आ रहा था। मेरे पास इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स डिग्री है। मैं सेल्समैन बनने के लिए स्कूल क्यों जाऊं? मैं एक प्रोफेशनल हूं। मैं एक प्रोफेशन में ट्रेनिंग लेने के लिए स्कूल गई थी ताकि मुझे सेल्समैन न बनना पड़े। मैं सेल्समैन से नफरत करती हूं।
उन्हें सिर्फ पैसा चाहिए होता है। तो आप मुझे बताएं कि मैं सेल्स की स्टडी क्यों करूं? अब वो अपना ब्रीफकेस ताकत से बंद कर रही थी। इंटरव्यू खत्म हो गया था। कॉफी टेबल पर मेरी एक बेस्ट सेलिंग बुक रखी हुई थी। मैंने उसे उठाया और उस लेडी द्वारा लिखे गए नोट्स को अपने दूसरे हाथ में रखा। क्या आप इसे देख सकती हैं? मैंने उसके नोट्स की तरफ इशारा किया। उसने अपने नोट्स पर नजर डाली। क्या? उसने उलझन में कहा। एक बार फिर मैंने उसके नोट्स की तरफ जानबूझकर इशारा किया। उसके पैड पर उसने लिखा था, रॉबर्ट कियोसाकी, बेस्ट सेलिंग ऑथर। यहां पर बेस्ट सेलिंग ऑथर लिखा हुआ है, न कि बेस्ट राइटिंग ऑथर। उसकी आंखें तुरंत फैल गई। मैं बहुत बुरा ऑथर हूं, आप बहुत बढ़िया ऑथर हैं। मैं सेल्स स्कूल गया हूं, आपके पास मास्टर्स डिग्री है। दोनों को इकट्ठा कर लें और आप एक बेस्ट सेलिंग ऑथर और एक बेस्ट राइटिंग ऑथर बन सकती हैं। उसकी आंखों में गुस्सा था। मैं कभी इतना नीचे नहीं गिरूंगी कि सेल्स सीखने के लिए ट्रेनिंग लूं। आप जैसे लोगों को तो लिखना ही नहीं चाहिए। मैं एक प्रोफेशनल राइटर हूं और आप एक सेल्समैन हैं। यह सही नहीं है। उसने अपने बाकी के नोट्स भी समेट लिए और वो सिंगापुर की उस नम सुबह में तेजी से बाहर निकल गई। कम से कम अगले दिन उसने मुझे एक अच्छा कवरेज दिया। दुनिया स्मार्ट, गुणी, पढ़े लिखे और टैलेंटेड लोगों से भरी हुई है। हम उनसे हर दिन मिलते हैं, वे हमारे चारों तरफ हैं। कुछ दिन पहले मेरी कार में कुछ गड़बड़ आ गई थी। मैं गैरेज गया और एक यंग मैकेनिक ने उसे मिनटों में ही ठीक कर दिया। इंजन की आवाज सुनकर ही उसे समझ में आ गया था कि गड़बड़ कहां थी। मैं हैरान था। दुखद सच तो यह है कि टैलेंट ही काफी नहीं होता। मुझे लगातार ये देख देख कर झटका लगता है कि टैलेंटेड लोग कितना कम कमा पाते हैं। मैंने अभी हाल ही में सुना है कि 5% से भी कम इंडियन एक साल में 12 लाख से ज्यादा कमा पाते हैं। मैं ऐसे टैलेंटेड और वेल एजुकेटेड लोगों से मिला हूं जो एक साल में 5 लाख रुपए से भी कम कमा पाते हैं। मेडिकल बिजनेस में एक्सपर्टीज रखने वाला एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट मुझे बता रहा था कि कितने डॉक्टर, डेंटिस्ट और दूसरे लोग पैसे की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। और मेरी सोच ये थी कि एक बार डॉक्टर बनने के बाद तो पैसा उनके घर बरसने लगता होगा। इस कंसल्टेंट ने मुझे एक बढ़िया बात कही। वो बड़ी दौलत से सिर्फ एक स्किल दूर हैं। इस लाइन का मतलब यह है कि ज्यादातर लोगों को सिर्फ एक और स्किल सीखने की जरूरत होती है और इसके बाद उनकी इनकम अपने आप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मैं ये पहले ही बता चुका हूं कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, अकाउंटिंग, इन्वेस्टमेंट, मार्केटिंग और लॉ का कॉम्बिनेशन है। इन 4 टेक्निकल स्किल्स को मिला दें और पैसे से पैसा बनाना ज्यादा आसान हो जाएगा। जब पैसे की बात आती है तो ज्यादातर लोगों में सिर्फ ज्यादा कड़ी मेहनत करने की एबिलिटी होती है। स्किल्स के कॉम्बिनेशन का एक अच्छा एग्जाम्पल न्यूज़पेपर की उस रिपोर्टर का है। अगर वो सेल्स और मार्केटिंग के फील्ड में स्किल हासिल कर ले तो उसकी इनकम हवा से बातें कर सकती है। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं एडवर्टाइज, कॉपीराइटिंग और सेल्स के कोर्स में शामिल हो जाता। फिर न्यूज़पेपर में काम करने के बजाय मैंने किसी